हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं अपना पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको खबरों के पीछे की खबर और हकीकत बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर सियासत में क्या हो रहा है। जिस तेजी से पार्लियामेंट में किसानों के मुतालिक कानून पास किए गए हैं, उसे कहा जा रहा है कि कानून के मंदिर में ही सरकार की तरफ से कानून की खिलाफ वर्जी हुई है। ऐसे कई लोगों ने राय दी है। इसके अलावा किसानों का मुल्क भर में प्रोटेस्ट और एनडीए से उनके पार्टनर अलग होना शुरू हो गए, वो भी एक खास खास अहमियत का हामिल है। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं मीम अफजल साहब, जो खुद मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा रह चुके हैं 1990 से 96 के दरमियान, और एम्बेसडर रह चुके हैं 2005 से 2010 तक, और इस वक्त 2013 से कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। मीम अफजल साहब, आपका वेलकम है मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप बताइए कि ये कानून किस तरह से पास हुआ, उसको आप कैसे देखते हैं? कितना हंगामा, डिवीजन की डिमांड, उसके बावजूद भी वॉइस वोट से बहुत जल्दबाजी में, और उनकी बॉडी लैंग्वेज जो लग रही थी डिप्टी स्पीकर साहब की, वो भी बिल्कुल ऐसा था जने कहीं शायद वो किसी बहुत प्रेशर में है। क्या है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इस अगर पूरे घटनाक्रम को, पूरी जो कार्रवाई है, उसका गौर से मुताला करें तो आपको एक चीज़ तो बिल्कुल साफ नज़र आएगी कि इस जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं थी। जल्दबाजी किस लिए थी कि बिल अपने आप में अपने अंदर एक मकसद छुपा करके चल रहा था, जो आज कानून बन चुका है, और उससे सबको आगाह रखने से परहेज़ किया गया। यानी उस बिल के बारे में लोगों से ना तो राय ली गई, किसी किसान संगठन से। कई लोगों ने दावा किया, किसान संगठनों ने, कि सरकार बताए किसी एक किसान संगठन से इसमें मशवरा किया गया हो। यहाँ तक कि आरएसएस का जो किसान संगठन है, उन्होंने इसकी सख्त मुखालफत की, और जितने भी किसान संगठन आज की तारीख में हैं, वो सब के सब सड़कों पर हैं। किसान आज सड़कों पर उतर आया है, पॉलिटिकल पार्टी सड़कों पर उतर आई है, इसलिए कि ये बिल अपने आप में किसान विरोधी है, किसानों के खिलाफ काम करने वाला बिल है। सरकार की नीयत अगर ठीक होती तो सरकार इस पर डिस्कशन कराती, पार्लियामेंट में डिस्कशन कराती, पार्लियामेंट से पहले इसका बिल लोगों के सामने पेश करती कि हम ऐसा बिल लाना चाह रहे हैं, अपने अलाइज को साथ लेती। अकाली दल, जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे पुराना सहयोगी है, उनके साथ एनडीए में शामिल हुआ। जब पहली बार एनडीए बना था 20 साल पहले, तो अकाली दल पहली पार्टी थी जो बीजेपी के साथ गई। प्रकाश सिंह बादल खुद अपने आप में इस एनडीए के बानी मेंबरान में से थे, और आज उस अकाली दल को ना सिर्फ ये पहले इस्तीफा देना पड़ा, बल्कि बाद में जब उन्होंने देखा कि किसानों का संगठन जो है वो इतना मजबूत है और वो सड़कों पर उतर आए हैं, तो उन्होंने भी अपनी खाल बचाने के लिए अब इससे अलहदगी इख्तियार कर ली है। उनका अपना मकसद क्या है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। सवाल यह है कि अगर उनके खुद अलाइज, और दूसरी पार्टियों की भी बात कर रहा हूँ, आज ही सुखबीर सिंह बादल का एक इंटरव्यू आया है, उन्होंने कहा है कि पिछले भी 10 सालों के अंदर किसी भी इशू को लेकर के प्रधानमंत्री ने एनडीए की कोई बैठक नहीं बुलाई, उन्होंने कोई बातचीत नहीं की, किसी काम को करने से पहले हमसे कोई मशवरा नहीं किया। और इससे यह भी साफ जाहिर होता है कि ना सिर्फ किसानों से मुताल्लिक बिल, इससे पहले जीएसटी, उससे पहले नोटबंदी में तो जाहिर है उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों से भी नहीं पूछा था। और फिर अभी दौरान में जो बिल जिन पर लाए गए, जैसे सिटीजनशिप का बिल लाया गया,
इस पर भी अकाली दल की हम जानते हैं रिजर्वेशन थी। उस पर किसी अपने साथियों से उन्होंने कोई मशवरा नहीं किया। दबी जबान में अंदर सब बोलते रहते थे सरकार गलत कर रही है, लेकिन खुलकर आने की किसी की हिम्मत नहीं थी। यही अकाली दल उस वक्त अपने मुंह में गुंगलियां डाल करके बैठा हुआ था, बात नहीं कर रहा था। आज जब उन्होंने देखा कि किसानों में उनकी बेस खत्म हो जाएगी, चूंकि बुनियादी तौर पर अकाली दल रूरल पार्टी है और उनको लग रहा है कि जब खत्म हो जाएगी, तो उन्होंने आज ही आवाज उठाई। तो आप ये बताइए कि इसके अंदर कांग्रेस पार्टी सबसे हमेशा लीड लेती आ रही है। जो भी मसला होता है सबसे पहले कांग्रेस उठाती है। राहुल जी बराबर इस मामले में एक एक चीज को याद दहानी कराते रहते हैं कि सरकार ये गलत काम कर रही है, इसको ठीक करिए। वो मशवरे भी देते हैं, लेकिन सरकार ने तय कर लिया है कि कांग्रेस पार्टी की हर चीज को प्रोपेगेंडा, नेगेटिव प्रोपेगेंडे के तौर पर लेगी, जबकि अपोजिशन का काम सरकार की को ध्यान दिलाना गलत चीजों की तरफ और उसको दुरुस्त करना, ये बुनियादी तौर पर अपोजिशन का काम होता है। अब आइए, आप राज्यसभा का मामला आपने कहा। हरवंश जी बहुत अच्छे डिप्टी चेयरमैन हैं, नो डाउट। अब तक की उनकी जो कारकर्दगी रही है काफी साफ सुथरी रही है। पहली बार अजीबोगरीब बात हुई कि उन्होंने इस बिल को लेकर के हड़बड़ी दिखाई, जबकि राज्यसभा का 1 बजे वक्त खत्म हो चुका था, उसके बाद बिल पास करवाया उन्होंने। आपको मैं रूल के तहत बताता हूं कि अगर हाउस का टाइम खत्म हो जाता है और उसे बढ़ाना होता है, तो उसमें हाउस का सेंस लिया जाता है, कॉन्सेंसस लिया जाता है कि क्या सब लोग आगे बढ़ाने के लिए आधा घंटा या 1 घंटा या कुछ भी टाइम वो मांगते हैं, उसको बढ़ाने के लिए तमाम मेंबरान तैयार हैं। कॉन्सेंसस अगर उसमें आ जाता है तो फिर उस पर कार्रवाई चल सकती है। ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो बिल्कुल गलत है। इसका मतलब है टाइम गुजर चुका था और बिल उस वक्त पास हुआ जब राज्यसभा खत्म हो चुकी थी टाइम के एतबार से। लेकिन चेयर पर डिप्टी चेयरमैन मौजूद थे और उन्होंने ये कहा कि इस पर जब डिवीजन मांगा, यानी वोटिंग का अधिकार एक मेंबर को भी होता है। मिसाल के तौर पर अगर पूरा हाउस किसी एक मामले में एक ही तरफ है और अगर 1 या 2 मेंबर कहते हैं कि वोटिंग होनी चाहिए, तो वोटिंग कराना जरूरी होता है। बाद में डिप्टी चेयरमैन साहब ने यह फरमाया कि कोई भी अपनी सीट पर नहीं था, जबकि कल इंडियन एक्सप्रेस ने वो तस्वीरें दिखा दी राज्यसभा की, जो बाकायदा फिल्मिंग होती है, उसमें से निकाल करके वो तस्वीरें दिखा दी कि 2 मेंबरान अपनी ही चेयर पर खड़े होकर के डिवीजन की डिमांड कर रहे थे, लेकिन उसको ना सुना नहीं गया और कह दिया गया कि सब लोग वेल में आ गए थे। तो अगर वेल में आ गए थे तो हाउस को एडजर्न करना चाहिए था, अगले रोज बिल पास हो जाता। लेकिन शायद ऐसा लगता है कि डिप्टी चेयरमैन सरकार से ज्यादा सतर्क रहना चाहते थे और चाहते थे किसी भी तरह बिल पास हो जाए। ये जो हड़बड़ी के अंदर बिल पास हुआ और उसके बाद जब बाइकआउट किया कांग्रेस ने और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने हाउस का, तो इन्होंने अगले रोज 8 बिल वर्कर्स से मुताल्लिक पास कर दिए, जिसके अंदर वर्करों का भी बेड़ा गर्क करने का काम किया गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बिल्कुल एक गलत काम किया गया है और इसको कानून बनाने से रोकने के लिए अपोजिशन के लीडर्स, खासतौर पर गुलाम नबी आजाद साहब की क़यादत में गए प्रेसिडेंट के पास। उन्होंने कहा आप इस पर दस्तखत मत कीजिए, क्योंकि ये गलत बिल आया है, इसमें कोई डिस्कशन नहीं हुआ। मैं काजमी साहब ये बताना चाहता हूं कि पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूं कि हमेशा पहले पार्लियामेंट के अंदर ये हुआ करता था कि जब कोई बिल आता था और उस पर कोई वाज़ेह राय नहीं बनती थी, कोई इख्तिलाफ राय होता था, तो उसको सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाता था। ये सरकार ऐसी है कि इसको चूंकि मेजॉरिटी इनके पास है, तो ये, और फिर राज्यसभा में इनके पास मेजॉरिटी नहीं है, उसमें ये मुख्तलिफ किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके मेंबरान को गैर हाजिर कराते हैं या उनको खामोश रहने के लिए कहते हैं, वो वोटिंग ही नहीं करते। किसी भी तरह से मेजॉरिटी बना करके बगैर किसी सेलेक्ट कमेटी को बिल को गौर करने के लिए भेजना और उसको जबरदस्ती पास करना, ये इस सरकार की प्राथमिकता रही है
ये उसकी कहना चाहिए कि सबसे बड़ी प्रायोरिटी रही है। इसलिए कि उसके ज्यादातर बिल जो होते हैं वो कंट्रोवर्शियल होते हैं, देश के अंदर उससे माहौल खराब होता है और लोगों को उसका नुकसान पहुंचता है। किसानों के इस बिल को देख लीजिए आप कि इसका कितना बड़ा आज असर है कि आज सड़क पर सारा किसान जो है वो खड़ा हुआ है और एहतजाज कर रहा है। अगर प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि किसानों के हक में है, ये एक तारीखी बिल है और इससे किसान आजाद हो गया है, तो कौन सा आदमी है जो आजाद होकर खुश नहीं होगा? अगर इतना शानदार बिल है तो किसानों को तो वेलकम करना चाहिए था, हार फूल लेकर के सड़कों पे आना चाहिए था, ना कि वो झंडे और लाठी और बैनर लेकर के सरकार के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? ये अपने आप में सवाल जवाब देता है। अफजल साहब, मैं इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं ये समझना चाहूंगा कि वक्त निकल गया, उसके बाद कानून पास किया गया, सेलेक्ट कमेटी को नहीं भेजा गया, कानून पास किया गया, और इससे पहले जितने कानून पास किए जो आपने गिनवाए हैं, बहुत से जीएसटी, एनआरसी और बहुत से जो भी कानून आए हैं, वो लोगों के खिलाफ हैं वो, और अक्सर वो जैसा कि आपने बताया कि राज्यसभा में भी उनकी मेजोरिटी ना होने के बावजूद भी वो किसी भी तरह से मैनिपुलेट करके या लोगों को एब्सेंट करा करके किसी भी तरह से वो अपने कानून वहां भी पास करा लेते हैं, और अपनी कैबिनेट तक में भी डिस्कस नहीं करते बहुत से कानून बनाने से पहले। तो आखिर ये क्या बिल्कुल क्या हम डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप के निजाम में जा रहे हैं? आखिर क्या है ये? क्या आप इसको, क्योंकि आप एक जर्नलिस्ट भी हैं कांग्रेस स्पोक्स पर्सन के अलावा, आप इसे कैसे देख रहे हैं? ये एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन है क्या कि हम डेमोक्रेसी से और वो ऐसी ऐसी हालत में पहुंच रहे हैं कि जहां एक आदमी अपनी मर्जी से कुछ भी कर लेता है? बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। डेमोक्रेसी इनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। ये जहां डेमोक्रेसी का फायदा उठाना चाहते हैं वहां फायदा उठाते हैं, और जहां इनको लगता है डेमोक्रेसी के नतीजे में इनकी प्लानिंग कहीं रुक सकती है, वहां ये डेमोक्रेसी को उठा के ताक पर रख देते हैं और अपने मन मर्जी के मुताबिक काम करते हैं। ऑर्डिनेंसेस लाना, उसको जबरदस्ती कानून बनाना, ये इस सरकार की सबसे बड़ी खूबी है या खराबी है, इसे तो लोग ही तय करेंगे। अब जो बिल जिस तरह से आ रहे हैं, जिस तरह किसानों के बाद वर्कर्स के बिल आए हैं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आप ये सवाल जरूर पूछेंगे कि भाई आखिर सरकार का मकसद क्या है, क्यों वो ऐसा कर रही है, मैं वही समझना चाहता हूँ, क्यों 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 कर रही है। हाँ। मैं आपको बताता हूँ। देखिए सरकार ने शुरू से लेकर के अब तक जो काम किए हैं वो सरमाएदारों के हक में काम किए हैं। लाखों करोड़ रुपए के कर्जे इन्होंने माफ किए हैं, किसानों का कर्जा इन्होंने माफ नहीं किया। किसान इस देश का सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेड तबका है। जो वर्कर्स हैं वो और किसान सबसे ज्यादा इस देश के अंदर एक्सप्लॉइटेड है। आप ये कह सकते हैं तकरीबन 62 करोड़ किसान जो हैं वो गांव देहातों के अंदर रहते हैं। इसके अंदर वो फैमिलीज तमाम लोग हैं, वो नहीं है जो फार्मर्स हैं। जी जी, ये वो है जो उसमें मजदूर किसान भी है, जमीन वाला किसान भी है, छोटा किसान भी है, बड़ा भी है, और उनकी फैमिलीज हैं, उनके रिश्तेदार हैं जिनके पास कुछ नहीं है लेकिन डिपेंडेंट वो उसी जमीन पर हैं या खेती पर ही डिपेंड करते हैं। इतना बड़ा तबका है और शुरू से ही वंचित है। उसको इन्होंने कहा कि हम लागत का 1.5 गुना जो है वो देंगे। क्या किसी किसान से आप ये कहलवा सकते हैं कि पिछले 6 साल के अंदर उसको उसकी लागत का 1.5 गुना मिला है? यानी 100 रुपये अगर उसने लगाया तो उसको ऊपर 50 रुपया जो है उसको प्रॉफिट मिला है? क्या ऐसा एक बार प्राइम मिनिस्टर ने लाइव बात की और वो 2 गुनी और कई गुना आमदनी की बात कहलवाई। उसके बाद प्रसून वाजपेयी ने उसकी इन्वेस्टिगेशन कराई अपने पत्रकार से, और वहां पता चला कि वो कहलवाया गया था वो बिल्कुल नकली था। यानी ये इस तरह से अब से पहले कराते रहे ना ये वाकया। अपने दर्शकों को भी याद दिला रहा हूं कि इस गवर्नमेंट ने किसानों को फायदा पहुंचा है,
नकली किस्म के लोगों को बिठा करके प्राइम मिनिस्टर से बराह रास्त बात कराई। मजिस्ट्रेट ने जो कुछ कहा, जिला अधिकारी ने जो कुछ कहा, वो एक खातून बोल रही थी कि हमारे कई गुना आमदनी बढ़ गई, और फिर प्रसन्न वाजपेयी को पत्रकारिता से एक तरह से बाहर करने का इंतजाम कर दिया। कई चैनलों में वो भटके और आजकल वो यूट्यूब पर काम कर रहे हैं। तो ये दिखाने वाली कहानी तो बिल्कुल अब भी हो सकती है अफजल साहब। दिखाने वाली बात ये है, मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री जितना बार बार जो जो चीजें कहते रहे हैं, हमेशा उसका उल्टा हुआ है। और ये मैंने आपकी बात जो शुरू की थी, आपने बीच में एक सही मिसाल दे दी, और इससे ये सिद्ध हो गया। आज हकीकत ये है कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल लीडर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं या पार्लियामेंट के बाहर बैठ करके बातचीत करते हैं। एक आम आदमी अब ये कहने लगा है कि प्रधानमंत्री गलत बयानी करते हैं, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, जो कहते हैं वो कभी नहीं करते हैं, और जब करते हैं तो एक धमाके की सूरत में करते हैं, ऐसा लगता है कोई इवेंट है, वो मैनेज कर रहे हैं। उन्होंने नोटबंदी जिस तरह से की, सारा देश जानता है, 150 लोग मर गए, आज तक किसी को 1 रुपया कंपनसेशन नहीं किया, किसी के एक आदमी के साथ हमदर्दी का इजहार नहीं किया। उसके बाद जीएसटी जिस भोंडेपन से लागू किया, आज उसकी सजा जो है, आज पूरे देश का बिजनेसमैन, कारोबारी, दुकानदार, काम करने वाले, हर आदमी उसको भुगत रहा है, आवाम भुगत रहे हैं। इन्होंने कहा था 1 नेशन 1 टैक्स, 6 तरह के टैक्स तो लगा रखे हैं आज की तारीख में भी। कहाँ 1 मैन 1 टैक्स हो गया, 1 नेशन 1 टैक्स हो गया। अब इस तरह के जुमलेबाजी और नारेबाजी करके लोगों को आप कब तक बेवकूफ बनाएंगे? देखिए, ये सरमाएदारों को फायदा पहुंचाने वाली पार्टी है, ये कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने वाली पार्टी है। आज आम देखिए, मैं आपको एक बात बड़े इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। आपके पास 1 लाख रुपया है, आप बैंक में जमा कराते हैं, अगर वो आप सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो आपको 2-2.5% उसका मिलता है, और अगर आप उसका फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो 5 या 6% उसको मिलता है आज की तारीख में। उसके बरक्स यही बैंक, यही रुपया, हमारा और आपका और आवाम का रुपया, कॉरपोरेट वर्ल्ड को करोड़ों के हिसाब से जो है वो हजारों और लाखों करोड़ के हिसाब से इन्होंने कर्जे दे दिए, और वो सूद जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ये भी आपको पता है। बैंकों का असल जो कारोबार है वो यही है। लेकिन क्या हो रहा है कि वो एनपीए हो जाते हैं, मतलब उनको पैसा वापस नहीं मिल रहा, तो सरमायादार पैसा लेकर के चले जाते हैं। सरकार इसकी बजाय कि उनके हाथ में हथकड़ी डाले और उनको जेल भेजने का काम करे, उनके कर्जे माफ करती है। ये कर्जा किसका है? ये पैसा है किसका जो सरकार माफ करवाती है? ये आवाम का पैसा है। आपके 100 रुपए में भी इसका कोई हिस्सा होगा, 1000 रुपए में भी, 1 लाख रुपए में भी कोई हिस्सा होगा इसका। मेरे पैसे के अंदर भी इसका हिस्सा है जो कॉरपोरेट को जा रहा है। इसके बरक्स अगर चंद हजार करोड़ रुपया किसानों का माफ करने की बात होती है तो ये सरकार कभी गौर नहीं करती। क्यों? कि वहीं से तो लेना है, उन्हीं की तो एक्सप्लॉइटेशन करके पैसा जो है बैंकों तक पहुंचाया जाएगा। अगर उन्हीं को माफ करना शुरू कर दिया और वो अपने आप में मजबूत हो गए तो वो आपका कहना मानना बंद कर देंगे। वो भी फिर ये डिमांड करेंगे ना आगे चल के कि जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड का आपने पैसा वापस किया, हमारा भी कर दीजिए। इसलिए वो रास्ता ही नहीं खोलना चाहते हैं। अब इसके अंदर क्या है, आखिर आपने ये इस जल्दबाजी में क्यों पास किया, इस पर इतना क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है? मैं कहा कि हमने तो बाजार को खोल दिया, आप जिसको चाहे बेचें। आप चाहें तो तमिलनाडु में अपना अनाज जा करके बेच लें। अब आप मुझे बताइए, पंजाब का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान जिसकी 4 एकड़ जमीन है, जिसकी 5 एकड़ जमीन है, जिसकी 2 एकड़ जमीन है, जो बराबर की मंडियों में जाकर के बेचता था, एमएसपी उसमें लगा हुआ है लेकिन एमएसपी पे भी नहीं बिकता। तो ये सारा बिल बहुत अच्छा है अगर इसमें एक शिक डाल दी जाए। और वो शिक क्या है, वो पॉइंट क्या है कि आप एमएसपी जो है, मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस होता है, वो जो है आप वो लीगल कर दें। आप उसको कि कोई भी बड़ी कंपनी, कोई भी बड़ा आदमी या कोई भी ठेकेदार या कोई भी मंडी वाला अगर किसी किसान से अपनी मन मुताबिक फसल उगवाता है तो उसको उसके मुताबिक दाम देने पड़ेंगे जो एमएसपी है। और अगर वो उससे कम दाम देगा
तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, उसको जेल जाना पड़ेगा। सरकार ये क्यों नहीं कर रही? क्योंकि इससे पता है कौन जेल जाएगा? किसान नहीं जाएगा जेल, इससे वो सरमायादार जेल जाएगा जिसके सोते शहरों में बंद हो चुके हैं। जो अब आज देख रहे हैं ना, आप मार्केट में पैसा नहीं है, आप देख रहे हैं ना, लोग दुकान पर खरीदारी करने के लिए नहीं जा रहे हैं। मिनिमम अपनी जरूरत के तहत आज आदमी सामान खरीद रहा है, पैसा नहीं है मार्केट में। तो सरमायादार अपनी फैक्ट्रियां कैसे चलाएं? इतनी बड़ी बड़ी मिलें कैसे चलाएं? अब इन मिलों को चलाने के लिए निशाना किस पर है? किसान पर और उसकी जमीनों पर है। अब ये लोग जाएंगे, बाकायदा एक कोऑपरेटिव बनाएंगे और कहेंगे कि यहाँ तुम्हें गेहूं पैदा करना है, तुम्हें गन्ना पैदा करना है, तुम्हें ये करना है, हम तुमको ये प्राइस देंगे और ये लो तुम एडवांस हम तुमको दे रहे हैं। और 1-2 साल 3 साल 4 साल के बाद मनमानी कीमतों पर वो किसान से कहेंगे कि तुम्हें काम करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें काम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि कौन खरीदेगा तुमसे। इसलिए ये जो एक्सप्लॉइटेशन शुरू हुआ है वो बराह रास्त सरमायादार कॉरपोरेट का एक्सप्लॉइटेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में जा रहा है, इसलिए इसकी मुखालफत हो रही है। इसलिए किसान की समझ में आ रहा है। किसान को जाहिल मत समझिए, अनपढ़ मत समझिए, उसको तजर्बे ने बहुत कुछ सिखाया है और आज किसानों के बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। इंटरनेट सुविधा और ये जो आपके हाथ में छोटा सा दुनिया जहान का जो एक पुड़िया रखी हुई है जिसको आप मोबाइल कहते हैं, वो आज किसानों के बच्चों के हाथ में है। वो सब जानते हैं क्या हो रहा है, इसलिए आज खुलकर के इसकी मुखालफत हो रही है। और इसको नहीं रोका गया तो काजमी साहब इस देश का किसान बर्बाद हो जाएगा, कोई उसे रोक नहीं पाएगा। और अल्टीमेटली ये सारी दौलत जो कुछ चंद लोगों के हाथ में इकट्ठी हो रही है, एक वक्त में पूरे देश के लिए एक जबरदस्त क्राइसिस बन जाएगा। इतना जबरदस्त क्राइसिस जिसका कोई हल किसी की समझ में नहीं आएगा और खुद इन सरमाएदारों की समझ में भी नहीं आएगा। जी, मुझे अफजल साहब, मुझे एक मिसाल याद आ रही है, क्योंकि मैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे काफी चीजें करता रहता हूँ। ईरान में इस्लामी इनकलाब से पहले जब शाह जो अमेरिका का पिट्ठू था, हुकूमत थी, उस जमाने में ऐसे भी कानून थे कि जो चीजें, जो अनाज, जो फसल अमेरिका ईरान को बेचना चाहता था, वहां के मकामी किसान को वो फसलें पैदा करने की इजाजत नहीं थी, वो गैर कानूनी था। यानी जो इंटरनेशनल जो आका हैं उनके लिए काम करना था उस हुकूमत को। तो ये क्या कहीं कुछ क्या ये जो सरमाएदार हैं, जो इंटरनेशनल इनके कनेक्शन हैं बाकायदा, क्या ये सब हम उसी तरफ जा रहे हैं? एक तरफ दूसरी बात ये भी कही जाती है कि किसान को इतना मजबूर कर दो कि वो अपनी कृषि से बददिल होकर के अपनी जमीनें बेच करके निकल जाए और जमीन अडानी और अंबानी किस्म के लोगों को मिल जाए। तो क्या ये सब ये इंटरनेशनल, क्योंकि जब चीजें दुनिया की सतह पर समझी जाती हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं। क्या ऐसी कोई हालत बनती जा रही है आपकी नजर में? देखिए, वो जो आपने बात कही है वो तो आज भी दवाइयों के अंदर है। जो पेटेंट दवाइयां हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं बनाती हैं। अब जितना आपने देखा होगा कि जो कैंसर की दवाइयां हैं, क्या आप समझते हैं किसी एक दवाई पर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए खर्च होते हैं? चंद इंजेक्शन पर नहीं होते। वो सिर्फ प्रॉफिट है और वो पेटेंट करने के नाम पे ही होता है कि आपको इजाजत नहीं है, मुझको इजाजत है। चूंकि मैं बड़ा आदमी हूँ और मेरे पास उसका पूरा लाइसेंस है, सिस्टम मेरे साथ है, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने का हक है, आपको नहीं है। तो वही सिस्टम यहाँ लाने की किसानों के लिए भी कोशिश की जा रही है। और जाहिर है कि जो आप जिसकी तरफ आपने इशारा किया, आने वाले वक्त में हम उधर ही जाएंगे। लेकिन कुदरत का भी अपना एक निज़ाम होता है। अगर सारे किसानों की आप जमीन ले लोगे और खुद अपने पास रखोगे तो काम कौन करेगा? इन किसानों को आप मजदूर बना के कब तक काम करोगे? बहुत से मुल्कों के अंदर यही किसान और यही वर्कर्स जिनको एक्सप्लॉइट किया गया, बाद में वहां नताइज क्या हुए? इन सरमाएदारों का क्या हशर हुआ? तारीख से कुछ सबक लेना चाहिए। कुछ मुल्कों के अंदर ऐसा हुआ है, हालांकि वो भी सिस्टम जो आया वो भी अपने आप में बहुत कामयाब नहीं हुआ, लेकिन तारीख का पहिया जो है वो चलता है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। वक्त बदलता है और हर वक्त जो आता है वो पिछले वक्त से मुख्तलिफ होता है। आज भी मुख्तलिफ वक्त है, लेकिन कभी वक्त खराबी की तरफ जाता है, कभी अच्छाई की तरफ जाता है। और आज जो खराबी की तरफ जा रहा है
वो भारत की जो मौजूदा स्थिति है, इस वक्त जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, उसको सामने रखते हुए बजाय इसके कि आप कोविड से लड़ें, बजाय इसके कि आप चाइना से इस वक्त जो जो हमारा जिस तरह का मार्का चल रहा है, हम उसको शिकस्त देने की कोशिश करें हर मैदान में, बजाय इसके कि हम जीएसटी के नतीजे के अंदर आज स्टेट्स के पास जो पैसा खत्म हो गया और बुरी तरह से जूझ रहे हैं, उनकी तरफ तवज्जो दें। आप इस मौके पर भी नए नए इश्यूज ला करके असल चीजों को डाइवर्ट करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत एक फिल्म का हीरो, उसने खुदकुशी की, बहुत बुरा हुआ, तहकीक होनी चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हर बरवक्ता आकर के सुशांत सिंह राजपूत और उससे जुड़े हुए तमाम लोगों को सपोर्ट करता है और बाकी लोगों को देश विरोधी बनाता है, देश के खिलाफ बताता है। अच्छा अब्दुल, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत लंबी बात नहीं हो सकती, आप बताइए कि बिहार इलेक्शन पर इसका क्या असर होने वाला है, क्या कुछ होगा? ये जो किसान नाराज हैं, देश भर में प्रोटेस्ट है और सरकार किसी की नहीं सुन रही, गैर कानूनी तरीके से कानून पास कराए जा रहे हैं, तो सबका क्या असर होगा बिहार इलेक्शन? देखिए, जो बिल जिस तरह से पास हुए, जिस तरह किसानों के खिलाफ ये पूरा कानून लाया गया है, जिस तरह उसके बाद अगले रोज मजदूरों के खिलाफ बिल ला करके कानून बना दिया गया, बन जाएगा वो भी कानून 2-3 दिन के अंदर, प्रेसिडेंट उस पर भी मोहर लगा देंगे। और जिस तरह से कोविड को छोड़ करके दूसरे मसाइल जो मुल्क के सामने मुंह फाड़ करके खड़े हुए हैं, चाइना है या उस तरह की दूसरी चीजें हैं, उसको इफेक्टिवली डील करने की बजाय आप पूरी डिबेट को, पूरे मामलात को डाइवर्ट कर रहे हैं अलग इश्यूज पर और अपने मर्जी के बिल पास करके लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसका खमियाजा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और नीतीश कुमार की सरकार को भुगतना ही पड़ेगा। और मैं ये समझता हूं कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार नहीं बनेगी। बिहार के अंदर जो सरकार होगी वो अपोजिशन की सरकार होगी और ये लोग नहीं रहेंगे, आप देख लीजिए। और ये इनके लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट भी है, मैं आपको बता दूं। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मीम अफजल साहब, आपने हमें वक्त दिया, मीडिया स्टार वर्ल्ड के दर्शकों तक आपकी बात हमें पहुंचाने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कई बहुत अहम बातें कही, एक तो जिस तरह से राज्यसभा में वक्त गुजरने के बाद बगैर सेलेक्ट कमेटी को भेजे हुए और बगैर किसी चर्चा के कानून बनाया गया, ये भी बताया आपने। इसके साथ ये भी बताया कि अपने पत्रकारिता के तजुर्बे से कि जो लोकतंत्र है वो किस तरह से कमजोर हो रहा है, और बिहार इलेक्शन के बारे में भी आपने जो बातें कही वो बहरहाल वक्त के साथ देखने की है, क्या कुछ होगा, लेकिन हालात बिल्कुल ऐसे ही नजर आ रहे हैं। जब मजदूर भी नाराज हो, किसान भी नाराज हो, कारोबार ठप हो, नौजवान बेरोजगार हो, तो हर तरफ से जब हाहाकार है तो जाहिर है उसका असर कहीं ना कहीं जरूर नजर आएगा। ये वक्त के साथ हमें पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अफजल साहब, आपने वक्त दिया। इसी के साथ मैं अपने दर्शकों से लेता हूं इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।